हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबको मैं आज जो है सेट के बारे में बताऊंगा, जो कि कक्षा 11 में जो सिलेबस है मैथ का सेट पहला चैप्टर है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले समझिए आप सबकी सेट क्या होता है। इसे नाम से स्पष्ट है कि सेट मतलब एक समूह होता है। कि समूह तो ऐसे बहुत से समूह होते हैं ना, लेकिन जो समूह सुपरिभाषित हो, अर्थात जिसका उत्तर सभी के लिए सेम हो। जैसे मैं कहूँ कि जो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों का समूह, तो इसमें तो स्पष्ट है कि सभी लोग तो बताएंगे कि कक्षा 6 में मान लीजिए विद्यार्थी 40 हैं, तो सभी लोग तो 40 ही कहेंगे, कोई अलग कुछ तो ना कहेगा। तो जो समूह सुपरिभाषित हो, अर्थात जिसका उत्तर सभी के लिए सेम हो, उसी को समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो ये भी तो सभी के लिए वर्ष के 12 महीने होते हैं, तो इसमें भी तो स्पष्ट है। हर व्यक्ति यही तो कहेगा कि वर्ष में 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी, उन सबको मिला के ही तो एक सेट बनाएगा। तो जो मैं समूह लूँ, अगर वो जो है सुपरिभाषित हो, अर्थात सभी के लिए सेम उत्तर आए, किसी से अगर पूछा जाए, तो ऐसे सेट को ही हम, ऐसे समूह को ही हम सेट कहते हैं। तो सेट यही समझना है आपको, समुच्चय के बारे में समझना। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट्स, कहते हैं सेट्स। तो किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, माने कोई वस्तु हो या कोई भी चीज हो, उसके सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहते हैं। तो ऐसे वस्तुओं या पदों की संख्या, तो सेट के बारे में डिफिनीशन निकाल दे रहा हूँ। डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन समझिएगा, परिभाषा। ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह जो कि सुपरिभाषित हो, उसे समुच्चय कहते हैं। उसे समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समझ में आया कि ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह, मतलब ऐसी वस्तुओं या पद हो, कोई भी एलिमेंट हो, तो उनका ऐसा संग्रह किया जाए जो कि सुपरिभाषित, मतलब सभी के लिए सेम मतलब रिजल्ट निकले, तो उसे जो है समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो है, मैं कहूँ कि वर्ष के महीनों का सेट, वर्ष के महीनों का समूह, वर्ष के महीनों का समूह। तो वर्ष के महीनों का समूह अगर हम देखें, तो सभी लोग यही तो कहेंगे कि जो वर्ष के महीनों के समूह में हम देखेंगे, तो जनवरी आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैं वर्ष के महीनों का समूह लिया हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सभी के लिए तो यही उत्तर आएगा। मैं अगर पूछूं बताइए वर्ष के महीनों का समूह बनाइए, आप वर्ष के महीनों को लिखिए, तो सभी लोग तो यही लिखेंगे। तो ये जो समूह बना है वर्ष के महीनों का समूह, ये सभी के लिए सेम उत्तर आएगा, कोई दूसरा नहीं, कोई कुछ और अलग नहीं कहेगा, सभी लोग यही कहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही सब कहेंगे। तो इसी ये सुपरिभाषित, ये क्या है, ये सुपरिभाषित, क्या है, सुपरिभाषित, क्योंकि ये सभी के लिए उत्तर सेम है, सभी लोग यही कहेंगे कि वर्ष के महीनों का समूह यही होता है। तो इसे अगर हम इसी समूह को, या सुपरिभाषित, अगर इसी समूह को हम कर्ली ब्रैकेट में कर दें, कर्ली ब्रैकेट अर्थात बचला ब्रैकेट में कर दें,
और इनके एलिमेंट को मैं देखा, ये सब एलिमेंट है, ये अलग अलग महीनों के जो नाम हैं, ये सब अवयव हैं जिसे सदस्य भी कहते हैं। इनको अलग अलग करके ऐसे रख दिया जाए और ये सुपरिभाषित भी है और इसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, यही सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट, जिसे समुच्चय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ऐसे समूह को ही समुच्चय कहते हैं कि जो कि सुपरिभाषित हो, तो सभी के लिए सेम उत्तर है। ऐसे मैं कहूं कि बताइए, जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समूह। तो जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समूह, जे अक्षर से जनवरी आता है, जून आता है, जुलाई आता है, बस। तो जे अक्षर से आरंभ होने वाले 3 आ रहे हैं ना, और सभी के लिए यही रहेगा, तो किसी के लिए अलग नहीं रहेगा, तो ये भी सुपरिभाषित है। तो किसी भी वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह लिया जाए, किसी भी वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह लिया जाए जो कि सुपरिभाषित, मतलब सभी के लिए सेम हो, मतलब सभी के लिए रिजल्ट सेम है, सभी का उत्तर सेम रहे, तो ऐसे समूह को जो है हम सेट कहते हैं। इसके बाद आता है आपका जो है सेट के बाद समुच्चयों के अवयव। समुच्चयों के अवयव मतलब यह है कि जिस पदों से या जिस वस्तुओं को संग्रह करके इकट्ठा करके कोई समुच्चय बनता है, तो उसी पद या वस्तुओं या शब्दों को ही हम अवयव कहते हैं। जैसे इसमें अवयव जनवरी एक अवयव है, एक फरवरी है, ये मार्च है, ये अलग अलग जो मैं कॉमा करके जो है अलग अलग जो है शब्दों को लिखा हूँ, अलग अलग महीनों के नाम को लिखा हूँ, तो यही सब जो महीने हैं अलग अलग, जैसे ये हुआ, ये सब क्या है? समुच्चय के अवयव। ये सब अलग अलग जितने हैं, ये सब समुच्चय के क्या है? ये सब जो सेट बना है समुच्चय के अवयव हैं। अवयव जिसे इंग्लिश में एलिमेंट भी कहते हैं, समुच्चय के अवयव हैं। ये सब क्या है? समुच्चयों के एलिमेंट्स, अवयव। ये सब अलग अलग जो काम किया गया है, ये सब समुच्चय के अवयव। अब देखिए एक बात ये भी तो आता है कि जैसे मैं सेट बनाया हूँ, ये वर्ष के महीनों का जो मैं सेट लिया हूँ, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया हूँ, और इनके एलिमेंट को मैं अलग अलग कर दिया हूँ कामा के मदद से, तो ऐसे लिखना ज़्यादा दिक्कत होगा ना लिखने में। मैंने कहा वर्ष के महीनों का ऐसे बना दिया गया, तो इसको कुछ नाम भी तो देना चाहिए कि इस सेट को मैं क्या नाम दूं। तो समुच्चयों का संकेतन मतलब यह है कि कोई समूह बनाया है हम, अब इसी को मैं कुछ नाम दे दूं। मान लीजिए जो सेट है, मान लीजिए ए दे दिया हूँ, और किसी भी समुच्चय को हम जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से नोट करते हैं। तो ये जो सेट बना है वर्ष के महीनों का समूह, इसके सेट को, इतना बड़ा पूरे सेट को मैं एक संकेतन दे दिया हूँ, मतलब अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर से, यही जो है इन समुच्चयों का संकेतन कराता है। माने इस समुच्चयों को पूरा मैं ए से डिनोट करता हूँ। तो किसी भी समुच्चय को अगर हमें संकेत करना हो, तो संकेतन देना हो, तो हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जबकि उनके एलिमेंट को हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जबकि ये वर्ष के महीनों का संग्रह है, इसलिए पहला अक्षर बड़ा रहेगा सब में, और बाकी अगर किसी भी सेट को अगर डिनोट करना हो, सेट को प्रदर्शित करना हो, संकेत देना हो, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग कर सकते हैं आप, बी का, सी का, लेकिन बड़े अक्षरों से डिनोट करेंगे। इसके बाद आता है आपका कि समुच्चय और उनका निरूपण कैसे किया जाता है। समुच्चय और उनका निरूपण, जिसे समुच्चय को हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। एक होता है जो है आपका रोस्टर विधि या तालिका विधि होता है। समुच्चय और उनका निरूपण, समुच्चय और उनका निरूपण, समुच्चय और उनका निरूपण। तो किसी भी सेट को हम कैसे निरूपित करते हैं? सेट है मान लीजिए, समुच्चय है, उनका निरूपण कैसे करते हैं? तो किसी भी सेट को निरूपित करने के लिए हम दो तरीके से निरूपित करते हैं। पहला है आपका तालिका या रोस्टर विधि से कहते हैं, रोस्टर विधि। तालिका या रोस्टर विधि जिसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एलिमेंट जो दिया, मान लीजिए मैं शुरू में लिखवाया था कि वर्ष के महीनों का संग्रह, तो इसमें क्या किया गया, तो रोस्टर या तालिका में क्या किया जाता है कि एलिमेंट को मैं जो है अलग अलग करके कॉमा लगा के लिख देता हूँ। जैसे मैं अगर कहूँ पहला, जैसे मैंने रोस्टर या तालिका विधि में अगर लिख रहा हूँ इस सेट को कि जो है
कि जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, वर्ष के महीनों का संग्रह। देखिए मैं एक सेट लिया हूँ, एक समुच्चय लिया हूँ। देखिए जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह बनाना है, तो इसे तालिका या रोस्टर विधि से कैसे लिखा जाता है, इसे नाम से स्पष्ट तालिका बना के। तो आप क्या करेंगे, और मैं बताया हूँ किसी भी सेट को मैं जो है डिनोट करता हूँ, किसी अक्षर का प्रयोग करके डिनोट कर सकता हूँ। तो इसको मैं तालिका या रोस्टर विधि से अगर लिखना हो, तालिका या रोस्टर विधि से अगर इसी जो है सेट को मुझे लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे। इस सेट को हमें डिनोट करने के लिए कोई मैं अंग्रेजी का कोई अच्छा ले रहा हूँ। अब हमें वर्ष के, तो जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, तो आपका पहला जनवरी आएगा, नहीं आएगा, जे अक्षर से आरंभ हुआ जनवरी आ जाएगा, तो इसमें जनवरी लिख दीजिए जनवरी। उसके बाद जनवरी फरवरी नहीं रहेगा, मार्च भी नहीं रहेगा, अप्रैल मई जून रहेगा नहीं, क्योंकि जे अक्षर से आरंभ होना जून। उसके बाद जुलाई। तो आप देखिए ध्यान से कि तालिका या रोस्टर विधि में क्या होता है कि जब हम किसी भी सेट को मतलब लिखते हैं, तो पहले तो मैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर से डिनोट करता हूँ किसी भी सेट को। अब उसके बाद एलिमेंट को क्या करता हूँ मैं, जो मतलब इसमें पद रखना है या वस्तु रखना है, तो उसको पहले कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ। उसके बाद एलिमेंट को कॉमा करके अलग अलग करके इस तरह से लिख देता हूँ। तो इस प्रकार लिखने की जो विधि हुई है, इस समुच्चय को इस प्रकार लिखने की जो विधि हम अपनाए हैं, इसी को तालिका या रोस्टर विधि कहते हैं। अब दूसरा इसमें पढ़ना है आपको, दूसरा है आपको सारणी मूल गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। देखिए गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि माने गुण जानते हैं ना, गुण किसी भी एलिमेंट का गुण लिखा जाए, किसी भी एलिमेंट, जैसे मैं जो है सम संख्याओं का समुच्चय ले रहा हूँ, प्रथम सम संख्याओं का या सम संख्याओं का समुच्चय ले रहा हूँ। मतलब किसी भी समुच्चय को अगर लिखना हो, तो हम उसके क्वालिटी को साथ में लिखते चलें, गुण को लिखते चलें। तो ऐसे जो है सेट को ऐसे लिखने के तरीके को हम गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मैं सेट लिया रहता हूँ, उस सेट को इस तरह से उसके एलिमेंट को लिखता हूँ कि उसका गुण भी उसी में लिखा जाए, जैसे मैं अगर कहूँ कि जो है आप इस तरह से अगर कोई चीज लिखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई सेट लिया हूँ, एक्स सम संख्या, एक्स क्या है, सम संख्या है, एक्स सम संख्या है। तो इसी देखिए एक्स जो है सम संख्या है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक जो है एक्स कोई स्वच्छ अचर माना, एक्स ही तो इसके एलिमेंट, एक जो सेट है इसका पूरा एलिमेंट एक्स ही, लेकिन एक्स के गुण को बताएंगे। एक्स जो आप एलिमेंट रखेंगे इस समुच्चय में, ये एक्स जो है सभी सम संख्याओं को रखा, एक्स जो है ये एक्स में जो लिखा हूँ, जितने भी सम संख्या हैं जो इवन नंबर हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। एक्स एक बार एक्स लिखने से, देखिए एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स जो है आपका सम संख्या है। माने जो इसमें इस सेट में जो एक्स लिया गया है वो सभी सम संख्याओं के लिए प्रयोग किया गया है। आप इसमें 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 जितना भी सम संख्याएं हैं सभी इस सेट में आ जाएगा। तो ये गुण विधि है, अर्थात मैं एलिमेंट को लिखने का जो तरीका है, अगर मैं सभी एलिमेंट को एक्स ले लूँ और एक्स जो ले रहा हूँ उस एलिमेंट के गुण को भी बता दे, तो इस प्रकार लिखने की जो तरीका होती है उसे गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। अब मैं जो है कुछ उदाहरण से समझा रहा हूँ आप सबको। अब देखिए कुछ डिफरेंस भी होते हैं, जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि बताइए कोई सेट है, मान लीजिए एक कोई सेट है 1 2 3, कोई सेट ले लिया, तो ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ये एलिमेंट है, ये सब क्या है, ये जो ये और ये सब क्या है, इस सेट के एलिमेंट हैं। इस सेट के क्या है, एलिमेंट, जिसे अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स हैं। इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं।
तो आपको अगर प्रदर्शित करना हो कि इनके एलिमेंट को बताना हो कि ये जो 1 2 3 ये जो एलिमेंट हैं, अगर हमें दर्शाना हो कि ए में ये एलिमेंट है, तो एक जो है एक आता है, एक चिन्ह आता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू माने में है, बिलोंग्स टू इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसे क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू माने में है, इसे में है भी कहते हैं। बिलोंग्स टू माने में है। और ये जो है इस तरह से इसे बना लीजिए आप, और उसके बाद बीच में से इसे क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब में नहीं है, में नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर कहूँ आपसे कि 1 जो है, ये एलिमेंट में 1 लिया हूँ इस सेट का, तो क्या इसमें जो है ये ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए, अर्थात 1 जो है इस सेट ए में है कि नहीं है? अगर मैं कहूँ आपसे कि बताइए जो है 4 जो है ये ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो 4 जो है इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है ना, तो इसलिए नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए 4 जो आपका इस सेट में है, नहीं है ना, 4 एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए लिख देंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, इस तरह से हो जाएगा नहीं। तो अगर कोई एलिमेंट को हमें बताना हो कि इस सेट में है, तो ये जो है अगर मान लीजिए एलिमेंट इस सेट में है अगर, तो कहेंगे बिलोंग्स टू, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर इस सेट में नहीं है, 4 नहीं है ना, 4 नहीं है इसमें, इस सेट में नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। तो इसके बाद ये भी हो गया, समझ में आ गया होगा आप सबको। मैं कुछ उदाहरण लेके समझा रहा हूँ, जो है कुछ उदाहरण समझ लीजिए, आप सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अगर लगे रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन आप सब भी कामयाब होंगे। तब इसके बाद मैं कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा आप सबको अच्छे से। देखिए मैं एक सेट ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल लगाना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे आगे चल के। तो जैसे एग्जाम्पल मैं फर्स्ट में लिया हूँ कि यदि ए इक्वल टू है आपका कर्ली ब्रैकेट में x, y, z है, z तो आपको अगर बताना हो कि जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए जो है, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं कि जो है इसमें आपको भरना रहेगा कि x डॉट a पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि जो है आपका t डॉट a, और तीसरा पॉइंट है z डॉट a, चौथा पॉइंट है कि p डॉट आपको इसमें जो है 2 चीज का प्रयोग करना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है। तो आप कैसे बताएंगे? बताइए x जो है इस सेट में है कि नहीं है? x जो है समुच्चय a में है कि नहीं है ना, क्योंकि x देखिए a है कि नहीं है, तो इसलिए इन दोनों चीजों में आप क्या प्रयोग करेंगे? बिलोंग्स टू प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बिलोंग्स टू, क्योंकि x a में है। अब बताइए मैं आपसे पूछूंगा t a में है कि नहीं है? t नहीं दिख रहा है ना कहीं, तो इसलिए इसके स्थान पे आप क्या प्रयोग करेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ z, अब इसमें इन दोनों में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाए? क्योंकि z a में है ना, a में है z ना, इसलिए बिलोंग्स टू प्रयोग किया जाएगा। अब मैं कहूँ अगर p बताइए a में है कि नहीं है? p भी नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग। तो हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट सेट में हो उसे बिलोंग्स टू लगाया जाएगा, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जो एलिमेंट इस सेट में नहीं है उसे डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया? यही समझना था इसमें। अब इसके बाद आता है आपका क्रम। क्रम में क्या होता है कि यही तो इसमें अच्छी मतलब खासियत यही है क्रम के बारे में, ऑर्डर के बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें ऑर्डर आप जो है किसी भी तरह से लिख दीजिए आप, चाहे आगे पीछे, चाहे जो, जैसे मैं इस सेट जो लिया था, इस सेट जो लिया था,
आर्डर पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे मैं ये सेट किया था ना, तो आप इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ZYX, माने इसके उल्टे, इसको Z को पहले लिख दीजिए, Y इसको पहले लिख दीजिए, इसको इसके बाद इसको इसके बाद, इधर उधर करने के मतलब इसके क्रम को अगर चेंज करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सेट ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप सेट ए को जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, YXZ, किसी भी क्रम में आप लिखिए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेट ए को आप किसी भी क्रम में लिख दीजिए, लेकिन कभी भी जो है रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी सेट, मान लीजिए कोई मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2 2 3 3 3 4, तो इस सेट में देखिए 3 3 रिपीट हो रहा ना, तो किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दो बार नहीं होना चाहिए, एक ही बार। किसी भी सेट में अगर एलिमेंट को लिखना हो तो एक ही बार लिखा जाता है, तो ये सही नहीं है लिखना, क्योंकि किसी भी सेट में एलिमेंट को एक ही बार लिखना चाहिए। तो इसे क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा ना, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, केवल एक ही बार लिखना चाहिए। तो इस तरह से ये सही है, इस तरह से लिखना सही है, इस सेट के एलिमेंट को इस तरह से लिखना सही है। तो अब जो है कुछ मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा और बेसिक और अच्छे से गहराई से समझिए अच्छे से। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे क्वेश्चन है कि समुच्चय कर्ली ब्रैकेट में x एक धन पूर्णांक, देखिए x के गुण को बता रहा है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और इसमें कुछ कंडीशन दिया है, और x स्क्वायर इज लेस देन 40 को तालिका रूप में लिखिए। इसको किस में लिखना, को तालिका रूप में लिखिए, तालिका रूप में। देखिए मैं बताया ही था आपको तालिका रूप में लिखना, टेबलर फॉर्म में। तो इस तरह से पहले समझ, इसका सॉल्यूशन देखिए। जैसे समुच्चय कर्ली ब्रैकेट में x एक धन पूर्णांक, जो x आपका है एक धन पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं, ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है। तो इसमें हमें, लेकिन x को हमें धन पूर्णांक लेना है, और ऐसा धन पूर्णांक लेना है कि जिसका वर्ग जो है 40 से कम होना चाहिए। हमें ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय लेना है कि जिसका वर्ग करने पे हमें 40 से कम आए। तो इस तरह से हमें लेना। देखिए मैं अगर कहूँ आपसे कि हमें x के ऐसे एलिमेंट, x का ऐसा एलिमेंट लेना है, और x एक धन पूर्णांक लेना है, और ऐसा एलिमेंट लेना है x का कि जिसका वर्ग जो है हमें 40 से कम है, तो हम x बराबर 1 लेंगे, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे अगर हम, देखिए अगर मैं इसका वर्ग करूं तो 1 है कि नहीं है, और 40 से कम है कि नहीं कम। ऐसे में ये तो हो गया एक एलिमेंट, ऐसे में x बराबर अगर 2 लूँ, क्योंकि हमें x धन पूर्णांक लेना और सभी का जो वर्ग होना चाहिए वो 40 से कम होता है। अब 2 इसका वर्ग किया जाए तो 4 वर्ग नहीं, ये भी जो है 40 से कम है। ऐसे में x बराबर 3 ले लूँ, x बराबर 3 ले लूँ, अब 3 का वर्ग करूँगा तो 9 एक नहीं है, ये भी 40 से कम है, तो ये भी 40 से कम है, ये भी 40 से कम है, ये भी 40 से कम है कि नहीं कम है, समझ में आया। ये देखिए इसका वर्ग करने पे 40 से कम है, इसका भी वर्ग करने पे 40 से कम है, इसका भी वर्ग करने पे 40 से कम है। अब x बराबर मैं 4 ले लूँ, अब इसका वर्ग करूँ तो 16 आएगा, ये भी 40 से कम है कि नहीं कम है, वर्ग करने, इसका वर्ग करने पे 40 से कम है कि नहीं कम। ऐसे मैं x बराबर 5 ले लूँ, इसका वर्ग करूँ तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, और ये भी 40 से कम है कि नहीं कम है, ये भी 40 से कम है कि नहीं कम है, इसका वर्ग करने पे 40 से कम है। x बराबर मैं 6 ले लूँ, इसका वर्ग करूँ तो 36 आएगा कि नहीं आएगा, ये भी 40 से कम है कि नहीं, इसका वर्ग करने पे 40 से कम है कि नहीं कम। अब मैं x बराबर अगर 7 ले लूँ और इसका वर्ग करूँ तो 49 आएगा ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि x एक धन पूर्णांक है, हमें x को धन पूर्णांक लेना है, और जिसका वर्ग करने पे हमें 40 से कम होना चाहिए। तो क्या ये 40 से कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ये गलत है, इसे नहीं लिया जाएगा, ये गलत है। तो हमारा क्या सही है, 1 सही है, 2 सही है, क्योंकि इसका वर्ग करने पे 3 4 5 6 है।
तो इन सब का वर्क करने पे ही हमें जो है 40 से कम एलिमेंट मिले हैं, 40 से कम आ रहा है। तो इसलिए जो है आपका ये जो सेट हो, कोई सेट का नाम दे दीजिए। तो इसमें x एक धन पूर्णांक लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, और इसका वर्क करेंगे आप 40 से कम आएगा नहीं आएगा। इसलिए ये टेबुलर फॉर्म में इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप ऐसे चेक कर लीजिए, x बराबर 1 लीजिए, क्योंकि हमें जो धन पूर्णांक लेना है उसका वर्ग होना चाहिए 40 से कम होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट को इसमें रखना है। तो इस तरह से किसी भी समुच्चय को अगर वह, और ये समुच्चय किसमें है, गुण विधि में है, क्योंकि इसमें x जो एलिमेंट लिया जा रहा है, x जो स्वच्छ अचर लिया जा रहा है, इसके गुण को बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है ना, इसलिए गुण विधि है। और इस गुण विधि को हम तालिका रूप में इस तरह से लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद मैं कुछ इसके आगे बता रहा हूँ। इसके बाद आपका है कि समुच्चय दिया है, एक समुच्चय और दिया गया है, एग्जाम्पल है, जैसे दिया गया है समुच्चय कर्ली ब्रैकेट में 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 कामा 6/7, ये सेट दिया है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, जिसे गुण विधि भी कहते हैं, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, मतलब इसके गुण को हमें बताना है। तो देखिए ये तो तालिका विधि में लिखा है ना, तालिका विधि में लिखा है, और ये तालिका विधि में लिखा है, तो ये किस तरह से लिखा है, इसके गुण को बताना है, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसे किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहले देखिए ये जो x एलिमेंट लिया गया है, इस समुच्चय निर्माण रूप में लिया गया। मान लीजिए ये x एलिमेंट है 1/2 और 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 है ना। तो ये जो एलिमेंट लिया गया, हम देख रहे हैं कि इसमें एक जुड़ रहा है ना, एक में एक जुड़ा 2 हुआ, 2 में एक जुड़ा 3 हुआ, 2 में एक जुड़ रहा है, एक क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, एक ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक इसमें ऐड हो रहा है, ऐसे इसमें भी एक ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, तब नीचे वाला बढ़ रहा है, इस तरह से इसमें भी एक ऐड हुआ, तो इसमें भी एक ऐड हो रहा है, इसमें भी एक ऐड हो रहा है, इसमें भी एक ऐड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं एक ऐड हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक जो है कॉमन है, इसमें एक ऐड जरूर होगा, तो एक जो है इसमें कॉमन है, तो नीचे में एक जरूर लिखा जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है इस तरह से है, तो इसे अगर लिखना हो कि इस तरह से अगर लिखना हो, क्योंकि देखिए एक जो है ऊपर भी है, एक नीचे ऐड हो रहा है, तो एक तो ऊपर रहेगा तो कंफर्म है, एक तो ऊपर रहेगा, और एक को n मान लिया जाए, n जो है पूर्णांक है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 शुरू होगा, तो एक के स्थान पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब हमें देखिए एक जो है कॉमन है, एक जुड़ रहा है, नीचे वाली संख्या में एक जुड़ रहा है, जो ऊपर एक लिखा जा रहा है n और एक जुड़ रहा है, एक क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, n+1 हो जाएगा नहीं, क्योंकि n बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो 1 आएगा नहीं, अगर n बराबर आप n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 इसी में रखेंगे, तो 1 + 1 + 1 बराबर 1/2 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट में एक जुड़ रहा है, तो ऊपर वाला एलिमेंट n मान लिया जाएगा, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है, पहले 1 लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, और ये 6 तक लिया जाएगा। तो एक जो है पहले n बराबर 1 लिया जाएगा, तो ये एलिमेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब n बराबर 2 लिया जाएगा, तो n बराबर 2 लिया जाएगा, तो ये एलिमेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। n बराबर 2 लिया जाएगा, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। n बराबर 3 ले लिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो सेट बन रहा है, ये जो सेट बन रहा है हमारा,
ये जो x है ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में है n+1 के रूप में। n बराबर 1 रखेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा। कहीं ना कहीं जो x का जो फॉर्म है, x जो रूप है, ये पूरा जो एलिमेंट है x के स्थान में जो प्रयोग किया गया है सब कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में नहीं है। तो इसी क्वालिटी को इसे लिखना रहेगा, इसी रूप में है ना, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें जो है लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो आप लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना रहेगा एक से ए मान लीजिए कोई सेट है इस तरह से, और इसके गुण को बताना रहेगा। मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है किस फॉर्म में है, किस गुण में, किस क्वालिटी में है, यही लिखना है। इसे हम समुच्चय निर्माण रूप को ही गुण भी कहते हैं। तो x सच दैट, माने x ऐसा है कि x जो है आपका, ये जो x आ रहा है किस फॉर्म में था, n और n+1 फॉर्म में था ना। x सच दैट माने x ऐसा है कि x जो है n+1 के रूप में है। जहां जो है देखिए, और जहां n प्राकृतिक संख्या है, जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन प्राकृतिक संख्या है, लेकिन n का मान कहाँ तक है, और n का मान जो है n का मान इज लेस देन, n का मान जो है, और n का मान कहाँ से कहाँ तक है, देखिए n का मान जो है 1 के बराबर है या 1 से अधिक है, और 6 के बराबर है या 6 से कम है, 6 के बराबर या 6 से कम है। देखिए इस तरह से n किस फॉर्मेट में है, n बराबर 1 लिया जा रहा है, 2 लिया जा रहा है, 3 लिया जा रहा है, 4 लिया जा रहा है, और 6 तक लिया जा रहा है, 6 तक। तो ये जो है इसकी क्वालिटी को मैं इसमें इस तरह से लिख दिया हूँ कि वो n का मान 1 के बराबर हो, और 1 से अधिक हो, और 6 के बराबर या 6 से कम हो। तो इस तरह से आप, इस तरह से क्वेश्चन में आता है कि ऐसे दिया रहेगा कि समुच्चय निर्माण रूप को गुण रूप में लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट।